सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 4 दिन की भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर लेंगे हिस्सा। शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी करेंगे प्रचार। नामांकन पत्रों की जांच के बाद मैदान में 698 उम्मीदवार। नाम वापसी की आखिरी तारीख आज। कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए चीन में वुहान समेत 5 शहर सील। मरने वालों की तादाद हुई 25, पीड़ितों की संख्या 800 के पार। सऊदी अरब में भारतीय नर्स कोरोना वायरस से पीड़ित, लेकिन मामला चीन से अलग। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात आज। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ एट होम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। जनजातीय और झांकी कलाकारों से भी करेंगे बातचीत। और ऑकलैंड में टी20 मैच से टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे का करेगी आगाज। 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। इस दौरे में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच भी खेलेगी भारतीय टीम। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर मेसिया बोल्सोनारो 4 दिनों की राजकीय यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। वो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ओसाका में हुए G20 शिखर सम्मेलन के वक्त उन्हें न्योता दिया था। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इस अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर परेड का मुआयना करेंगे। उनके साथ 8 मंत्रियों के अलावा व्यापारिक समूह भी दिल्ली आ रहा है। भारत यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 25 जनवरी को शिखर वार्ता में शरीक होंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। The visit of President Bolsonaro is extremely important visit. It will be an opportunity to re-energize our strategic partnership, take it forward in a very focused manner, and we have a very positive and a forward-looking agenda to build stronger ties with Brazil. ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होगा और वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ औपचारिक वार्ता में शरीक होंगे। 27 जनवरी को वे भारत ब्राजील बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और ब्राजील काफी करीबी देश हैं। द्विपक्षीय संबंधों के अलावा इप्सा, ब्रिक्स और G20 सहित संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन में भी वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की पहल पर बनाए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी ब्राजील एक सक्रिय सदस्य है। दोनों देशों के बीच तकरीबन 8.2 अरब डॉलर का व्यापार है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। कृषि तकनीक में महारत के साथ ही ब्राजील में ऊर्जा के स्रोत और खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। इस अवसर पर ब्राजील के साथ तकरीबन 14 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है और इसमें सबसे खास है इथेनॉल बनाने की तकनीक लेना, क्योंकि ब्राज़ील इसमें बहुत अच्छा है और अगर यह होता है तो यह भारत का जो कार्बन फुटप्रिंट है उस फुटप्रिंट को कम करने में बहुत मदद करेगा। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। भारत में ब्राजील के राजदूत एंड्रे अराना कोरियो डो लोगो ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून और कश्मीर भारत के आंतरिक मुद्दे हैं। गतिशील लोकतंत्र वाला देश इन चुनौतियों का समाधान तलाश लेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले ब्राजील के राजदूत ने यह बात कही है। लागो ने पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे।
we're going to discuss with many ministers the many aspects of our relations and also some of the perspectives in where we can increase this bilateral relation. And by the way, we're going to exchange at that moment more than 15 agreements between the government agreements and also between institutions. And we're going to also launch the plan of action for our strategic partnership. We have a strategic partnership, but we want to make it more dynamic. And the plan of action is going to be launched by the two leaders. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय विश्व में किसी भी अन्य स्थान से ज्यादा सुरक्षित है। पीयूष गोयल ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सामरिक परिदृश्य भारत सत्र में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया में सर्वाधिक समावेशी समाजों में से एक है और सभी तरह के दृष्टिकोण का सम्मान करता है। देश की अर्थव्यवस्था पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबार करने के लिहाज से काफी चीजें बेहतर हुई हैं और भारत में निवेश करने को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह है। क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते पर पीयूष गोयल ने कहा कि एक असंतुलित व्यापार समझौता था। उन्होंने कहा कि यह समझौता RCEP के उन सिद्धांतों पर खरा नहीं उतर रहा था जिन्हें लेकर भारत ने 8 साल पहले चर्चा की शुरुआत की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कल आगरा में एक जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बीते कई साल तक देश की राजनीति में जो हुआ, आजादी के बाद जो फैसले हुए, उनसे देश को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि देश को आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ लिए गए फैसले देश के लिए घातक साबित हुए। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि पिछले 8 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम हुए जो पिछले 70 साल से लंबित थे। इस बीच इस मामले को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सिविल सेवक, सशस्त्र बल अधिकारी और राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला है। और अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए अब 698 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 615 पुरुष और 83 महिलाएं हैं। वहीं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है और गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली के लक्ष्मी नगर और विश्वासनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जनकपुरी, तिलक नगर और मादीपुर में रोड शो करने वाले हैं। और इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में कल भी प्रचार किया। उन्होंने मटियाला विधानसभा क्षेत्र के पालम इलाके में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 15 लाख सीसीटीवी लगवाने का वादा किया था, शिक्षा और रोजगार देने और जन लोकपाल लाने का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने थे, 25-30 हजार लगाकर दिल्ली वालों को दिखाने का काम कर रहे हो भैया। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने थे, 5000 डीटीसी की बसें लानी थी, सिर्फ 300 लाए हो। 8 लाख युवाओं को नौकरी देने थी, जो नौकरी देने की छोड़ो, जो पहले से बेचारे अस्थायी नौकरी में है, उनको भी आपने स्थायित्व नहीं दिया। फ्री वाईफाई देनी थी, मैं पूरे रोड से आया, मोबाइल लगाता रहा, बैटरी घिस गई, वाईफाई नहीं मिला भैया, कहीं वाईफाई नहीं मिला। एक जन लोकपाल लाना था, अन्ना हजारे के आंदोलन के सहारे आप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए
और अन्ना की कल्पना का जन लोकपाल आप नहीं लाए। मोदी जी ने लोकपाल का बिल पास करा, उसको भी आपने दिल्ली में स्वीकार नहीं करा। और इसके बाद अमित शाह उत्तम नगर इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेहरौली में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को गुमराह किया है। अच्छे बीते 5 साल, ये अच्छे कैसे बीते भैया जब तेरे को काम नहीं करने दिया? कैसे बीत गए अच्छे? लोगों को गुमराह करना। और यहां जो काम दिल्ली में हुआ है, आप बताइए, ये ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न वाला, आज 60,000 गाड़ियां प्रतिदिन दिल्ली के बाहर से जा रही कि नहीं जा रही? तो पोल्यूशन को समाप्त करने में, कम करने में हमारा योगदान है कि नहीं? वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल कई विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मटियाला, उत्तम नगर, विकासपुरी, तुगलकाबाद और कालकाजी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। ये सीट चांदनी चौक लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। आइए जानते हैं क्या है मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे और क्या है उम्मीदवारों के वादे और दावे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मॉडल टाउन सीट से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मौजूदा विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और करावल नगर से विधायक रहे कपिल मिश्रा को इस सीट से टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने आकांक्षा ओला पर दांव आजमाया है। कपिल मिश्रा को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो मॉडल टाउन में बीजेपी का परचम लहराएंगे। तो दिल्ली की जनता ये मन बना के बैठी है कि एक ऐसी सरकार जो मोदी जी के साथ चल सके, जो 5 साल काम कर सके, जो दिल्ली का विकास कर सके, जो पटरी पे चीज़ों को ला सके। उसके बाद इस सरकार ने जो झूठे वादे किए थे, स्कूलों के बारे में, कॉलेज के बारे में, सड़कों के बारे में, रोजगार के बारे में, वाईफाई के बारे में, गाँवों के विकास के लिए जो फंड दिया गया था, झुग्गी बस्ती के लिए जो वादे किए गए थे, वो सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए हैं। वर्तमान विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी का दावा है कि उन्होंने बीते 5 साल में इलाके की जनता के लिए दिन रात काम किया, इसीलिए मॉडल टाउन की जनता उन्हें ही जीत का ताज पहनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री की, नौजवानों को 1 करोड़ सम्मान राशि, जिसको हम लेके जा रहे हैं। और एक ही मुद्दा है, विकास, विकास, काम, काम, काम। 2013 से पहले ये सीट कांग्रेस के पाले में थी। कांग्रेस के कुंवर करण सिंह ने लगातार 3 बार यहां से जीत हासिल की है। इस बार पार्टी ने करण सिंह की बेटी आकांक्षा ओला को टिकट दिया है। आकांक्षा ओला सड़क, पानी, सफाई, अतिक्रमण जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही हैं। सड़कों को जो मेंटेन करना होता है वो भी नहीं हुआ। जितने पार्क थे, आज ये हालत है कि उन पार्कों को RWA पैसा इकट्ठा करके कॉलोनी से मेंटेन कर रही है। सफाई का तो स्वच्छता अभियान तो जो चल रहा है वो आप चारों तरफ देख सकते हैं। गंदगी का जो अंबार मॉडल टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे में लगा हुआ है। फ्री वाईफाई देने का बात हुई थी, आज नेटवर्क भी मॉडल टाउन की जनता को नहीं मिलता है, बात भी आपस में नहीं कर पाते। मॉडल टाउन विधानसभा में अनेक कॉलोनी और ब्लॉक हैं। कमला नगर, शक्ति नगर और रूपनगर की मार्केट यहाँ की पहचान है, लेकिन अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और पानी इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं में शामिल है। कभी अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे कपिल मिश्रा को बीजेपी ने मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से उतारकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीट माने जाने वाली मॉडल टाउन को जीतने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कपिल मिश्रा यहाँ के वोटरों तक अपनी बात पहुँचा पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ कुणाल सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
कुछ और अहम खबरें। केंद्र ने कल सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान समाप्त किया जाना अब नियति का हिस्सा बन गया है और अब इस बदलाव को स्वीकार करना ही एकमात्र विकल्प है। केंद्र ने इस दलील का जोरदार विरोध किया कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुआ था। केंद्र ने कहा कि अगर ऐसा था तो अनुच्छेद 370 की कोई जरूरत नहीं पड़ती। केंद्र ने उन अर्जियों को 7 जजों की बड़ी पीठ को सौंपने का विरोध किया जिसमें अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म करने के पिछले वर्ष 5 अगस्त के निर्णय की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। 5 जजों वाली संविधान पीठ ने मामले को बड़ी पीठ को भेजने पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और कहा कि वो इस संबंध में एक विस्तृत आदेश पारित करेगा। केंद्र सरकार ने मौत की सजा का वारंट जारी किए जाने के बाद दोषियों को फांसी देने के लिए 7 दिन की समय सीमा तय करने की अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया और कहा कि दोषी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गृह मंत्रालय की याचिका को लिया जाए और 2014 के शत्रुघ्न चौहान मामले में जारी दिशा निर्देशों को बदलकर पीड़ित केंद्रित बनाया जाए जो अभी दोषी केंद्रित है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि फांसी की सजा पाने वाले दोषियों की दया याचिका दायर करने की समय सीमा 7 दिन के लिए निर्धारित की जाए। नीति आयोग ने कल नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत समेत विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की मौजूदगी में इसे जारी किया गया। इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है कि सरकारी डेटा आम आदमी को भी उपलब्ध हो सके। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न सरकारी वेबसाइट्स से लेटेस्ट डेटा लेकर उन्हें एक साथ प्रदर्शित करेगा। प्लेटफॉर्म पर इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए कई तरह के टूल्स भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के 49 बाल विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये 49 पुरस्कृत बच्चे देश के विभिन्न राज्यों के हैं, जिनमें एक पुरस्कृत बच्चा जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से भी है। इन बच्चों ने कला और संस्कृति, नवाचार, प्रतिभा, समाज सेवा, खेल और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज आयोजित होने वाले एट होम में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले 1730 से अधिक जनजातीय कलाकारों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों और झांकी कलाकारों के साथ भी बातचीत करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी को कल उत्तरी सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। उनके पास चीन से लगी लद्दाख और पाकिस्तान से लगी जम्मू कश्मीर की सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा होगा। उत्तरी कमान रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कश्मीर घाटी में आतंकरोधी अभियानों के अनुभवी लेफ्टिनेंट जनरल जोशी लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती को दक्षिणी कमान का कमांडर नियुक्त किया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी का स्थान लेंगे, जो शनिवार को उपसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन से दुनिया में एक नए खतरनाक रोगाणुओं के पैदा होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता पर भी इसका असर पड़ेगा। हाल ही में जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से तेज गर्मी में पनपने वाले रोगाणु पैदा होंगे, जो मानव के एंडोथर्मी डिफेंस को हराकर एक नए संक्रामक रोग फैलाएंगे। एंडोथर्मी मनुष्यों और स्तनधारियों को उच्च तापमान बनाए रखने में मदद करता है। रिसर्च में पाया गया है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में और इलाकों में उच्च तापमान के चलते बीमारी और मौतों में इजाफा हो सकता है। अमेरिका और यूरोप पर भी इसका असर दिखाई देगा। मालदीव में तेजी से खसरा फैलने के बाद कदम उठाते हुए भारत ने रोग के प्रसार को रोकने के लिए खसरा और रुबेला टीकों की 30,000 खुराक भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि एमआर टीके की खुराक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई और 3 दिन के भीतर इसे
माले पहुंचा दिया गया। मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक समारोह के दौरान ये टीके सौंपे गए। बयान में कहा गया कि भारत का ये कदम बताता है कि स्वास्थ्य भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध के मजबूत स्तंभों में शामिल है। मालदीव से खसरे का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 4 मामलों के नतीजे सकारात्मक आए। वहीं चीन ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए वुहान सहित 5 शहरों को सील कर दिया है। देश भर में इस विषाणु से 8 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। चीनी नववर्ष के पहले सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ने के मद्देनजर गाड़ियों, ट्रेनों, विमानों समेत आवागमन के विभिन्न माध्यमों को रोक दिया गया है। इन शहरों में तकरीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले में अभी अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा नहीं की गई है। संगठन ने 2 दिन की बैठक के बाद यह भी कहा कि चीन के बाहर इंसानों के बीच वायरस के फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और इधर भारत ने कहा है कि कोरोना वायरस का देश में कोई मामला नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में काम करने वाली भारतीय नर्स इसकी चपेट में आ गई हैं। लेकिन ये मामला चीन से अलग है। केरल के कोट्टायम जिले के एतुमन्नूर की रहने वाली ये नर्स सऊदी अरब के अल हयान हॉस्पिटल में काम करती हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कोरोना वायरस के भारत में रोकथाम के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। देश के 7 हवाई अड्डों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। चीन से आने वाले यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वो कोरोना के किसी लक्षण का एहसास होने पर नजदीक के सरकारी अस्पताल को तुरंत रिपोर्ट करें। चीन में भारतीय दूतावास ने भी भारतीय नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि कोरोना वायरस के लक्षण आम बीमारियों की समस्या जैसे लग सकते हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित रोगी को सांस संबंधी दिक्कत, बुखार, खांसी, तेजी से सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को अमेरिका आने से रोकने की योजना को ट्रंप प्रशासन ने अमली जामा पहना दिया है। अमेरिकी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि दूसरे मुल्कों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को टेम्पररी विजिटर B1, B2 वीजा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका में बर्ड टूरिज्म पर रोक लगाने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। नए नियम से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टूरिस्ट वीजा पर यात्रा करना बेहद कठिन होगा। कानून के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को वीजा हासिल करने के लिए काउंसलर ऑफिसर को समझाना होगा कि अमेरिका आने के लिए उनके पास कोई और भी वाजिब अहम वजह है। ट्रंप प्रशासन शुरुआत से इमिग्रेशन के सभी प्रारूपों पर बंदिश लगा रहा है। खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। इसके तहत गैर अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने के साथ ही मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म करना है। बात क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश आज स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और भावी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि इस प्रदेश की लंबी और समृद्ध आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और ज्ञान की विरासत रही है, जिसने देश का मार्गदर्शन किया है। ये प्रदेश राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां बुद्ध, कबीर, तुलसी और सूरदास जैसी विभूतियों ने मानवता को उदार आध्यात्म का उपदेश दिया और अविरल भक्ति के आदर्श स्थापित किए। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर देश की बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि समाज ये सुनिश्चित करे कि हमारी बेटियों को हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने के बराबर अवसर मिले। समाज की हर वो कुरीति समाप्त हो और उनकी प्रगति को बाधित करती रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सामाजिक दर्शन, सामाजिक अभियान और हमारा संवैधानिक संकल्प है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेने और एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया जहां हर भारतीय के पास समान अवसर हो।
कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर चेन्नई के राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि नेताजी का जीवन और संघर्ष, उनकी दृष्टि और उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण न्यू इंडिया के निर्माण के काम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले कई महापुरुषों को इतिहास में उपेक्षित किया गया, जिन्हें उचित स्थान दिया जाना चाहिए। Sri Subhash Chandra Bose, or Netaji, as he is fondly known as, is one of the most revered freedom fighters of India. His charismatic personality made him a natural leader, especially among the youth. Sri Subhash Chandra Bose was the son of a wealthy and a prominent Bengali lawyer. In his youth, he was deeply influenced by Swami Vivekananda's teachings and was known for his patriotic zeal. He studied at the prestigious President's College, Calcutta, from which he was expelled for nationalistic activities in 1916. He later graduated from the Scottish Churches College and went to London, where he passed the Indian Civil Service examination in 1920. However, he has resigned from the coveted service in April 1921 and hurried back to India as the struggle for independence gathered momentum. Sri Netaji Subhash Chandra Bose joined the non-cooperation movement started by Mahatma Gandhi and became a youth educator, journalist and commandant of the volunteers of Bengal. और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। जाते जाते एक नजर डालिए प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। नमस्कार।